स्वागत है आपका। मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था कि आप दिखाई दें दोनों, आप लोग संजीव जी और राजीव रंजन जी। तो फिर मैं शुरू करूं तो आप अनुमति दें कि आप शुरू कर सकते हैं आप लोग बातचीत। आपके कुछ प्रश्न भी मिले, बाद में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। और आज चूंकि पहले आपने कहा था, मैं उन प्रश्नों को नोट नहीं कर पाया इसलिए ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपने पहले कहा था कि आज काव्य पाठ ही ज़्यादा करना है, तो मैंने वही मन बनाया। और मैं बाहर के सभी मित्रों को बता दूं कि ये जो संस्था है जिसके माध्यम से हो रहा है, ये बक्सर के हमारे युवा मित्र हैं राजीव रंजन तिवारी जी और संजीव कुमार तिवारी जी, जिनके उपक्रम से हो पा रहा है। और इसमें आगे हम कविता को लेकर और साहित्य को लेकर और भी बातचीत करेंगे, एक सिलसिला रहेगा। अभी बहुत संक्षेप में 4-5 मिनट या 10 मिनट की कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ, 1-2 बातें जो मुझे लग रहा है कि अभी कही जानी चाहिए। और उसके बाद मैं कविताएं पढ़ूंगा, कुछ कविताएं ऐसी भी जिनका निर्देश पहले ही हमारे मित्रों ने दिया है और कुछ आप लोग भी बताएंगे तो है। वैसे मैं एक खास तरह का चयन आज करना चाहता हूँ। तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि इन दिनों संपर्क और संवाद का माध्यम ये लाइव ही रह गया है, तो बहुत सारी चीजें, सब कुछ इसी से हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है उसमें पहले जैसे एक युवा आलोचक ने छायावाद से लेकर अब तक का बहुत अच्छा विश्लेषण किया था, लेकिन उसमें एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि वो दशक में चीजों को बांट कर देख रहे थे, जबकि कोई आंदोलन दशक के हिसाब से कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आंदोलनों को प्रवृत्तियों के हिसाब से ही देखा जाना चाहिए। अगर कोई आंदोलन सचमुच किसी दशक के पहले वर्ष में शुरू होकर दशक के आखिरी वर्ष में समाप्त हो गया हो तो वो दशक के साथ भी उसकी चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है। जैसे छायावाद को क्या कहेंगे हम, तीसरे दशक यानी 1920 के दशक का आंदोलन, लेकिन छायावाद 30 में तो समाप्त हुआ नहीं। उसकी श्रेष्ठतम रचनाएं कामायनी और राम की शक्ति पूजा 35-36 के आसपास आती हैं। तो कुल मिलाकर वो 15 साल का वर्ष है। तो अब ऐसे अब दशक में बांट कर रखना चाहेंगे तो या तो हमें उस आंदोलन को छोटा करना होगा या फैलाकर बड़ा करना होगा। तो बातचीत करते हुए मुझे लगता है कि प्रवृत्तियों पर बात करते हुए उसकी शुरुआत, उसके सामाजिक राजनीतिक कारणों और उसकी शुरुआत को देखना चाहिए, और उसके हिसाब से जब वो चलता है कब तक, इस पर विचार करना चाहिए। और ये विवाद सबसे ज्यादा 8वें दशक के कारण आया। आखिर 8वां दशक जो 1975 और उसके आसपास से शुरू होने वाली कविताओं को कहते हैं हम, और उससे होता क्या है कि 70 से 74 तक मुख्य रूप से युवा आक्रोश की जो कविता थी, या तो उसे लोग अस्वीकार कर देते हैं, कुछ लोग उसे छठे दशक में यानी साठोत्तरी कविता और कविता के साथ जोड़कर देख लेते हैं। तो ये जो समय को देखने का एक जो अवैज्ञानिक मन, साहित्य को प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं देखकर वर्षों के आधार पर, दशकों के आधार पर देखने की जो एक अवैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे बचा जाना चाहिए और तभी बात करनी चाहिए। अब जैसे ये जो नया, मैं मानता हूं कि उस समय से लेकर 75 से 90 तक लगभग एक तरह की कविता लिखी गई है। भले उसमें 2 पीढ़ियां आ गई हो, पीढ़ियों की चर्चा हम दशक में कर सकते हैं, लेकिन प्रवृत्तियों की चर्चा कैसे करेंगे दशक में बात कर। एक तो इस पर मैं आज बात करना चाह रहा था, बहुत विस्तार से नहीं, ये संक्षेप में इतनी बात इसलिए कि लगातार सुन रहा हूं तो ये बातें सुनाई देती है। और दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ, मेरी समझ से वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो वास्तव है, आगे इस पर बातचीत हो, मैं भी आगे विस्तार से बातचीत करूंगा। वो ये है कि 1990 नहीं बल्कि 92 के बाद से पूरी दुनिया में जो परिवर्तन आया, वहीं से नई शताब्दी शुरू होती है। क्योंकि एरिक हॉब्सबॉम ने सचमुच ही 1992 तक में 20वीं शताब्दी को समाप्त कर दिया है। तो 21वीं सदी या नई सदी वहाँ से शुरू होती है, नई प्रवृत्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें शुरू होती है। उस पर मैंने भी चर्चा की है और भी लोग करते रहे, कैसे ग्रैंड नरेशन टूटा है और कैसे कविता का स्वरूप बदला। एक युवा पीढ़ी 90-92 के बाद आई जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और पुरानी पीढ़ी के कवियों ने भी अपने में बदलाव किया, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसमें एक ही बात, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ।
एक तो उस कविता, उस समय राजनीति का जो बदला हुआ स्वरूप था जिसको लेकर जो कविताएं लोग लिख रहे थे, नए कवि भी आए, नए ढंग से नए सवालों के साथ आए, राजनीति में नए प्रश्नों को लेकर के संजय कुंदन या उस तरह के बहुत सारे जो कवि आए, उनकी धारा तो अलग थी। लेकिन एक जो अस्मिता की पहचान पहली बार उस समय शुरू हुई, तो उसमें एक जो संकट रहा है, और ये एक तो बहुत अच्छा हुआ कि इस कविता के लोकतंत्र का बहुत विस्तार हुआ, और सिर्फ उसके बाद ही लिखने वाले नहीं, पहले से जो लिखने वाले कवि थे, खास करके दलितों और स्त्रियों को 90 के बाद ही, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि तो लगभग 8वें दशक के कवियों के साथ लिख रहे थे, उस समय से कवि है वो, लेकिन उनकी पहचान 90 के बाद बनती है। अनामिका भी उसी समय से लिख रही थी, उनकी पहचान भी 90 के बाद बनती है। 90 के बाद ही स्त्रियों, दलितों, पिछड़ों को एक पहचान साहित्य के भीतर मिली। और नहीं तो उसके पहले 8वें दशक की कविता के बारे में पहले ही लिख चुका हूँ कि वो पूरी तरह से मर्दवादी, सवर्णवादी कविता है। तो ये उस विडंबना को, उस एक कठोरता को तोड़ने का काम इन कवियों ने किया। लेकिन इसमें विचार करने में एक संकट अब 30 वर्षों के बाद, लगभग जब कोरोना काल में शिव प्रकाश जी बताते हैं कि नई चीजें बदल रही, एक नई सिद्धांतिकी लेके आए हैं, तो मैं उस सिद्धांतिकी और उसके आगे की बात नहीं करके पहले 30 वर्षों की कविता के बारे में जब बात करने की को सोचता हूं, तो मुझे एक दिखाई चीज देती है कि अस्मिता की सीमा भी है। स्त्री अस्मिता, दलित अस्मिता, आदिवासी अस्मिता, इनकी कविताओं पर कभी विस्तार से बातचीत करूंगा। आज मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अस्मिता की संस्कृति लोकप्रियता की संस्कृति की तरह ही एकांतिक होती है, वो एक्सक्लूसिव होती है, वो समावेशी नहीं होती, इंक्लूसिव नहीं होती। ये एक संकट है। इसलिए अस्मिता के भीतर उसकी चेतना की तलाश करने की जरूरत है। वो तलाश ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूं, लेकिन अस्मिताओं पर बात करते हुए उसके भीतर की चेतना पर भी बात की जानी चाहिए, और कवियों का भी, लेखकों का की ओर से भी इस सजगता ये बरती जानी चाहिए। तभी हम अस्मिता की संस्कृति को परिवर्तन की व्यापक संस्कृति के साथ जोड़ पाएंगे। अपनी बात को थोड़ा स्पष्ट इस रूप में कर दूं कि हमारे यहाँ किसान चेतना की परंपरा तो थी हिंदी कविता में। मैं कहता ही हूँ कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही से लेकर और निलय उपाध्याय तक किसान चेतना की हिंदी कविता में है। और ये बात, अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उसकी पुष्टि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैं सिर्फ उद्धरण दे रहा हूँ, स्मृति से दे रहा हूँ। विजयदेव नारायण शाही ने 6वां दशक में लिखा है कि अज्ञे में भी किसान चेतना है और कुंवर नारायण में भी है। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इसकी पुष्टि के लिए आप शाही जी जाने उनका कि उन्होंने जो कहा है, लेकिन वो इतने बड़े लेखक और आलोचक थे कि उनकी बात का कोई महत्व है, निश्चित रूप से है, और इसको समझने की जरूरत भी है। लेकिन मैं ये चीजें जब 90 के बाद बदलकर अस्मिता के रूप में आई, जब विचारधारा के जाने के बाद, तो लोक अस्मिता जैसे हमारे सामने आई। किसान अस्मिता तो उस तरह से नहीं, बल्कि संपूर्ण लोक को लेकर लोक एक अस्मिता की तरह जब सामने आया, तो लोक के भीतर एक लोक चेतना भी है। कविता में तो दिखाई देती है, पहचान उसके करने की जरूरत। अब जैसे निलय तो पुरानी परंपरा के पहले से ही लिख रहे थे, इसलिए कि उनके भीतर तो किसान चेतना पहले भी है, तो उसका विस्तार 90 के बाद की कविताओं में भी होता है। लेकिन आप 90 के बाद भी जो कवि आए, जैसे शिव प्रकाश शुक्ल आए, और उनकी जो कविता बहुत प्रसिद्ध है, मुझे बहुत प्रिय रही है, हड़परौली, तो उस पर कई बार हमने कई ढंग से लिखा है। लेकिन आज मैं सोच रहा था तो उसमें मुझे लगा कि ये कविता क्या सिर्फ लोक अस्मिता की कविता है? नहीं, उसके भीतर जो विद्रोह है वो लोक चेतना है। तो लोक अस्मिता के भीतर जो लोक चेतना है, उसको जब हम पहचानेंगे, उसको अलग से उसके भीतर ही, उसके विरुद्ध नहीं है। दिक्कत ये हुई है कि हमारे यहाँ बहुत सारे चिंतक, विशेषकर मार्क्सवादी चिंतक, जो मूलतः और भीतर से अस्मिता विरोधी रहे हैं, तो उन्होंने अस्मिता और चेतना को अलग करके देखा, अलग अलग देखा और एक बाइनरी की तरह रखा या एक दूसरे के विरुद्ध रखा। जबकि सच ये है कि अस्मिताओं के भीतर ही उस चेतना की तलाश की जानी चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम कविता की अस्मिता की उस संस्कृति को
परिवर्तन की व्यापक संस्कृति के साथ जोड़ पाते हैं, तभी वो परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि सिर्फ अस्मिता के संघर्ष से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अस्मिता में जब चेतना आएगी और उसका जब विस्तार होगा तो वो परिवर्तन की ओर जाएगी। तो यह एक राजनीतिक चिंतन भी है, लेकिन एक कविता में भी वो चीज़ दिखाई देती है। जो कविता जिसकी चर्चा हमने की, हड़पड़ौली की, उसमें भी देखिए कि उसमें एक विद्रोह जब स्त्री करती है, वो अस्मिता तो है, संस्कृति की चर्चा है, किस तरह की संस्कृति रही, जब अकाल और अनावृष्टि में क्या क्या करते हैं लोक में, वो सारी लोक परंपरा है। लेकिन अंत में एक विद्रोह है स्त्रियों का, तो विद्रोह के माध्यम से वो सिर्फ अस्मिता में ही रहती है और चेतना बन जाती है। और एक ही कविता का उदाहरण दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक कविता लिखी गई है और एक कवि नहीं लिखी है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं और कवि हैं। तो अब हमें अस्मितावादी साहित्य पर बातचीत करते हुए उसके भीतर की जो चेतना है उस पर भी बात करनी चाहिए साथ साथ, तभी नए ढंग से सोच पाएंगे। ये दो छोटी बातें मैं सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा था कि विचार कई स्तर से हो रहा है, बहुत सारे लोग विचार कर रहे हैं। हमारे मित्र, मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे मित्र हैं वो बेहतर ढंग से कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि उनके संज्ञान में अगर ये भी आए कि हम अस्मिता पर बात करते हुए उसका समर्थन या निषेध की जगह उसके भीतर इस चेतना, स्त्री अस्मिता के भीतर स्त्री चेतना की भी तलाश करें और उस हिसाब से कविता की विशिष्टता को रेखांकित करें, तो शायद हम कुछ अलग और नया कह पाएंगे और वो वांछित भी कह पाएंगे जो बड़े सामाजिक परिवर्तन के लिए अपेक्षित है। मैं इतनी बातें करना चाहता था और इसके बाद इस विषय पर कुछ और अगली बार जब हम आएंगे तो कुछ और प्रश्न भी इनके हैं और इन बातों को लेकर बातचीत करेंगे। ये सिलसिला बातचीत का शायद चलेगा और हमारे मित्र नीलय उपाध्याय जी ही इसके मुख्य संरक्षक हैं और उनके निर्देशन, मैं आज भी आया हूं तो उनके ही थोड़ा निर्देशन में उनके कहने पर ही आया हूं और आगे भी ये सिलसिला अगर चलेगा तो हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे और छायावाद से लेकर आज तक के साहित्य पर थोड़ा नए ढंग से और अलग ढंग से भी सोचने की ज़रूरत अब है और निश्चित रूप से लोगों ने सोचना शुरू कर भी दिया है। हमारे ये अभी दिखाई दे रहे हैं युवा कवि अनिल अनलहातो जी, उन्होंने बिल्कुल नए ढंग से सोचना शुरू किया है कविता पर भी और इतने नए ढंग से सोचना शुरू किया है कि उसको उसकी ग्राह्यता को लेकर भी मतलब संकट हो सकता है बहुत लोग। हालांकि मुझे बहुत ग्राह्य लगा, मैंने उनकी प्रशंसा भी की है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है। तो नए ढंग से लोग सोच रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको भी एक थोड़ा अब इस चिंतन को आगे ले जाएं और जो नया जो समय है इसके संकट पर तो है ही, और इस संकट में पुराने 30 वर्षों के साहित्य पर बातचीत, मैंने 90 से लेकर 20 तक के साहित्य पर जब हम बातचीत करेंगे तो हमें उस पुराने फॉर्मुलेशन को बदलना होगा और कुछ और नई बातें उसमें लानी होगी। ये सिर्फ निवेदन है तमाम अपने कवि और कवि से भी ज़्यादा आलोचक मित्रों और बंधुओं से कि अगर मेरी बात में भी कुछ दम हो, कुछ तत्व हो, तो इसको भी रखकर इस दृष्टि से आगे वो विचार करें तो शायद हम अस्मितावादी लेखन पर कुछ नया प्रकाश डाल पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जैसा कि हमारे युवा, असल में मैं तो चाह ही रहा था कि इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करूं, लेकिन हमारे वो युवा मित्र जो इस आयोजन को कर रहे हैं उनका आग्रह ये था, मैं पहली बार इसमें आया हूं, कि मैं कुछ कविताएं भी पढूं। बल्कि उन्होंने 1-2 कविताओं के लिए खास निर्देश भी दिया है, तो मैं उनके आदेश और निर्देश का पालन करूंगा निश्चित रूप से। और कविताएं मैं शुरू करता हूं बातचीत को बंद करके। और कविता पर भी, कविता को अगर सीधे पढ़नी हो तो आप लोग भी पढ़ ले सकते हैं किताब से भी, लेकिन मैं अपनी कविता के बारे में भी, इन कविताओं के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातचीत करूंगा। ये कि कैसे पगडंडियां पहली कविता है, 1981 की कविता है। 1 जनवरी 1981 को जब मैं धनबाद में था और धनबाद में रहे या रह रहे कुछ मित्र भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर गोविंदपुर के पास एक गुणन बाबू का बगीचा है, बहुत खूबसूरत बगीचा है जिसके बीच से नदी बहती है। नदी की धारा इतनी पतली और उसमें पानी इतना कम होता है कि उसको पार करके दोनों तरफ जा सकते हैं बगीचे में।
और उस बगीचे में बहुत सारी पगडंडियां हैं, इधर से उधर चलती, पगडंडियों से होकर चलते हुए लगभग चलते चलते ही ये कविता बनी थी। और एक किताब मेरे पास थी, उस किताब के का जो अंतिम पृष्ठ जो खाली पन्ना था उसी पर कुछ पंक्तियां लिखी और बाद में उसका विकास किया। तो ये कविता है। हालांकि देखिए कि चल तो रहा था मैं धनबाद के गांव में, हम उस पगडंडियों पर वहां से ये कविता आई, लेकिन जब कविता आई तो मेरी स्मृति में मेरा गांव आया, वहाँ की पगडंडियाँ आई, वहाँ सौदा सुलूफ करने जाने वाली स्त्रियाँ और वो जीवन आया। तो कविता किस तरह से बनती है, जो यथार्थ वर्तमान का, और फिर कैसे हम टकराते हैं अपने स्मृति में एक दूसरे स्मृति के यथार्थ से, तब वो कविता ये बनती है। तो मैं बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया मैंने, अब कविता पढ़ता हूँ। नीला जी आप भी देख रहे हैं और शिवप्रकाश जी भी, आप लोग अगर कुछ गलत उलत होगा तो डांटिएगा, कुछ रोक दीजिएगा, तो मैं फिर बदल लूँगा अपने को कि कुछ ढंग से पढ़े। हम नहीं जानते उन जगहों को, हम नहीं जानते उन जगहों को, वहाँ वहाँ हमें ले जाती हैं पगडंडियाँ, जहाँ जहाँ जाती हैं पगडंडियाँ। कभी खुले मैदान में तो कभी सघन झाड़ियों में, कभी घाटियों में तो कभी पहाड़ियों में, जाने कहाँ कहाँ जाती हैं पगडंडियाँ, जाने कहाँ कहाँ जाती हैं पगडंडियाँ। राजमार्गों की तरह पगडंडियों का कोई बजट नहीं होता, कोई योजना नहीं बनती, कोई योजना नहीं बनती। बस बठान से बगान तक, मेड़ से मचान तक, खेत से खलिहान तक और टोले से सिवान तक चक्कर लगाने वाले कामकाजी पांव बनाते हैं पगडंडियाँ, चक्कर लगाने वाले कामकाजी पांव बनाते हैं पगडंडियाँ। और दूसरा खंड 3 खंडों में कविता है, छोटे छोटे 3 खंड है। थकी हुई नींद की तरह सपाट होती हैं पगडंडियाँ, थकी हुई नींद की तरह सपाट होती हैं पगडंडियाँ, जिन पर सपनों की तरह उगे होते हैं पाँव के निशान, जिन पर सपनों की तरह उगे होते हैं पाँव के निशान। सपनों का जो कभी कीचड़ से गीले होकर संकल्पों के पाँव से चिपक जाते हैं, तो कभी धूल से हल्के होकर इधर उधर बिखर जाते हैं। बड़ा अटूट रिश्ता है पगडंडियों से, सपनों का बड़ा अटूट रिश्ता है पगडंडियों से। सिर्फ पाँव ही नहीं सपने भी बनाती हैं, सपने भी बनाते हैं पगडंडियाँ। सिर्फ पाँव ही नहीं सपने भी बनाते हैं पगडंडियाँ। पूरे गांव की जिजीविशा के पाँव, पूरे गांव का गांव की तरह जिंदा रहने का सपना। सिर्फ पाँव ही नहीं सपने भी बनाते हैं पगडंडियाँ। पूरे गांव की जिजीविशा के पाँव, पूरे गांव का गांव की तरह जिंदा रहने का सपना। अंतिम खंड है। पगडंडियों पर गाड़ियां नहीं चलती, फौजी झंडा परेड नहीं होती, टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं देती। पगडंडियों पर चलते हैं गांव, चलते हैं खेतों से धान के बोझे और हरे चारे लाने वाले किसान, नमक हल्दी के लिए हाट जाने वाली कलकतियों की औरतें, जलावन के लिए बगीचों से सूखे पत्ते चुनकर लाने वाले बच्चे, किसान, औरतें और बच्चे। पगडंडियों पर चलते हैं किसान, औरतें और बच्चे, अपनी मेहनत से इतिहास के साथ साथ पगडंडियाँ भी बनाते हैं, अपनी मेहनत से इतिहास के साथ साथ पगडंडियाँ बनाते हैं। और जब कभी इसको छोड़कर, और जब कभी इनको छोड़कर राजमार्गों पर निकल आते हैं, इतिहास बदल जाता है। और जब कभी इनको छोड़कर राजमार्गों पर निकल आते हैं, इतिहास बदल जाता है। धन्यवाद। और मित्रों, अब ये पहले संग्रह से सिर्फ एक और कविता सुनाऊंगा। हालांकि 1984 की कविता है और प्रेम कविता है, पत्नी के लिए प्रेम। पत्नी के लिए प्रेम उसी समय हो सकता है, युवा दिनों में ही हो सकता, संभव है। तो उस समय की कविता है। नीला जी को चूंकि बहुत पसंद है इसलिए सुना दे रहा हूँ। अब इन कविताओं का वक्त किन्हीं और लोगों के लिए भले ही होगा, मेरे लिए अब तो इनका कोई वक्त है नहीं। मेरे लिए अब इस कविता का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शायद और लोगों के लिए हो तो हो। जब तुम आओगी, असल में मैं धनबाद में जब नौकरी करता था तो वो 1 महीने 1.5 महीने जो गर्मियों की छुट्टी होती थी, छोटे बच्चे थे, तो मेरी पत्नी इधर आ जाती थी गाँव वैशाली में।
1-1.5 महीने के बाद लौटती थी। तो उसी बीच की कविता लिखी गई है। जब तुम आओगी, नहीं खुली है वह चटाई जिसे लपेट कर रख गई हो कोने में, नहीं खुली है वह चटाई जिसे लपेट कर रख गई हो कोने में, एक बार भी नहीं बिछी वह चटाई तुम्हारे जाने के बाद जिसे बिछाकर धूप सेकते थे हम। जो अंगीठी तुमने जलाई थी चूल्हे में उसी की राख भरी है। जो अंगीठी तुमने जलाई थी, उसके बाद तो मैं होटल में खाने लगता था, तो जो अंगीठी तुमने जलाई थी चूल्हे में उसी की राख भरी है। चीजें यथावत पड़ी हैं अप्रयुक्त। तुम्हारे जाने के साथ ही मेरे भीतर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहां ठहर गया है। मैं तभी से भूखा हूं। जब तुम आओगी, तुम्हारे साथ आए बच्चों की बेखौफ हंसी की ऊष्मा से मेरे अकेलेपन की बर्फ पिघल जाएगी। जब तुम आओगी, तुम्हारे हाथ की बनी अच्छी चाय पीऊंगा और बढ़िया खाना खाऊंगा। जब तुम आओगी, मौसम कोई भी होगा अच्छा लगेगा। जब तुम आओगी, मौसम कोई भी होगा अच्छा लगेगा। जब तुम आओगी, सिर्फ तभी आंखों की भाषा का उपयोग करूंगा। पता नहीं है यह प्रतिज्ञा कितना जायज है और कितना नाजायज, लेकिन है। जब तुम आओगी, सिर्फ तभी आंखों की भाषा का उपयोग करूंगा। जब तुम आओगी और चीजों पर पड़ी महीनों की धूल गर्द झाड़ोगी, चीजें मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत करेंगी। चीजें मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत करेंगी। कोई बात नहीं है मित्र, ऐसा है कि यही कविता थोड़ी लजाने वाली थी, इस अर्थ में इसलिए नहीं कि कोई बहुत प्रेम आया है, इसलिए कि वो प्रेम की कविता तब पढ़ा हूं जब वो प्रेम का वो जो सोता है वो सूख चुका है, इसलिए लजाने की बात थी और कुछ नहीं है। चलिए, और अब दूसरे संग्रह से, अच्छा इसमें से सिर्फ एक ही कविता हमने चुनी है, एक कविता, और एक कविता और पढ़ देता हूं, तब उसके बाद वो आप लोगों से पूछूंगा कि कविताएं पढ़ूं या कुछ ऐसे बातें करूं, आप लोगों से संवाद करूं। पहले एक तो पढ़ ही देता हूं। कुछ देर साथ चलो। अब ये समय ऐसा आ गया है ना कि किसी का कुछ देर साथ चलना भी अब संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे बगल में रहते हैं राकेश राणू जी, 1 किलोमीटर, दिल्ली में 1-1.5 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन 4-6 महीने से मिले नहीं है, उतनी दूर भी नहीं जा सकते, इतनी दूर भी मिलना नहीं हो सकता। तो ऐसे में ये कविता मुझे फिर से अच्छी लगने लगी है कि इसको पढ़ा जाए। कुछ देर साथ चलो, महानगर बनते शहर की काली सड़क पर इस ढलती मगर जलती तिपहरी में चलना कठिन है। फिर भी कुछ देर साथ चलो, फिर भी कुछ देर साथ चलो। यही समय है कि सड़कें सूनी है, आजकल तो सब दिन रात सूनी ही है, लेकिन उस समय दोपहर में ही होती थी। यही समय है कि सड़कें सूनी है, तुम्हारा कुछ दूर हटकर चलना भी साथ साथ चलने सा लगेगा। तुम्हारा कुछ दूर हटकर चलना भी साथ साथ चलने सा लगेगा। थोड़ी देर निहारूंगा तेज धूप में दमकता पसीने से लटपट तुम्हारा चेहरा, और कभी नहीं प्रकट होने दूंगा तुम्हें बाजू में समेट कर अंतरिक्ष की ओर भाग जाने की अपनी इच्छा। कभी नहीं प्रकट होने दूंगा अपनी इच्छा। बस दूर दूर ही सही थोड़ी दूर तक चलो। बस दूर दूर ही सही थोड़ी दूर तक चलो। इस शहर में शामें सुनहरी नहीं होती, इस शहर में शामें सुनहरी नहीं होती। ऐसी कोई ममतामयी वाटिका भी नहीं जिसके एकांत में, ऐसी कोई ममतामयी वाटिका भी नहीं जिसके एकांत के आंचल में थोड़ी देर दुबक सके हम। कोई झील नहीं जो हमारे स्नेह को दे सके शीतल स्पर्श, कोई झील नहीं जो हमारे स्नेह को दे सके शीतल स्पर्श। बस तपती हुई सड़क का यह निर्मम सुनापन है, बस तपती हुई सड़क का यह निर्मम सुनापन है। यह काफी है कुछ दूर तक साथ चलने के लिए। कुछ देर साथ चलो, कुछ देर साथ चलो। धन्यवाद। अब बताइए आप लोग कि क्या कविता पढ़ी जाए या बातचीत की जाए। युवाओं का तो आग्रह था कविता पढ़ने का, जो हमने स्वीकार कर लिया, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ बुजुर्ग साथी भी दिख रहे हैं, कुछ बताएं तो। ममतामयी वाटिका भी, अब वाटिकाएं अब तो
हुआ तो अब तो कोरोना में ही हो गई हैं सब सारी वाटिकाएं अनिल जी, इसलिए कविता में ही ममतामयी बची हुई है वाटिका। एक और कविता, चूंकि ये समय ऐसा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि ये कविता अच्छी तो होती कि मेरे पास वो कविता भी होती। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता हमने विस्थापन पर पढ़ी थी, बहुत अच्छी है, उनकी संवेदना का अपना एक ढंग है, तो उनसे माफ़ी मांगते हुए एक कविता हमने लिखी, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि विस्थापन इसलिए नहीं रहे कि चीज़ें यहाँ से वहाँ आए, यहाँ से वहाँ चली जाए, हिमालय आ जाए दिल्ली में, समुद्र आ जाए हमारे नोएडा में, तो फिर विस्थापन का कोई मतलब मायने नहीं रह जाएगा, वो बदल जाएगा। तोड़ फोड़ से चीज़ें बदलती हैं, अच्छी भी है। तो उस बहुत अच्छी कविता से प्रभावित होकर एक अलग तरह की कविता हमने छोटी सी लिखी। आज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आज भी दो स्तर के एक विस्थापन तो हमने देखा है मजदूरों का तमाम का, लेकिन एक विस्थापन हम अपने भीतर भी झेल रहे हैं, अपने ही कमरे में संस्थापित होकर। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस कविता का पाठ करें आपके सामने। किसी विस्थापन की तरह नहीं, हाँ हमें जाना होगा उसे देखने के लिए मसूरी या नैनीताल, हमें जाना होगा उसे देखने के लिए मसूरी या नैनीताल, और उसे देखने के लिए पुरी अथवा कन्याकुमारी, और उसे देखने के लिए पुरी अथवा कन्याकुमारी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हिमालय को हिमालय की जगह ही रहना चाहिए और समंदर को समंदर की जगह। फिर भी मैं चाहता हूँ कि हिमालय को हिमालय की जगह ही रहना चाहिए और समंदर को समंदर की जगह। नदियों को इसी तरह बहकर आना चाहिए हिमालय से समंदर तक, नदियों को इसी तरह बहकर आना चाहिए हिमालय से समंदर तक। वहाँ से निकलकर ठंडी हवाएं बेशक आए हम तक, वहाँ से निकलकर ठंडी हवाएं बेशक आए हम तक, पर देवदार के जंगल की जगह ही होना चाहिए और घाटियों को घाटियों की जगह, और घाटियों को घाटियों की जगह। पहाड़ ऐसा न करे कि टूटकर घाटियों पर आबर से अथवा नदियों का प्रवाह रोक ले। खेतों में फसलें ही उगे, कारखानों में बने औजार, हर जगह मिले जरूरत की हर चीज इसके लिए जरूरी है, हर जगह मिले जरूरत की हर चीज इसके लिए जरूरी है। चीजें हों अपनी अपनी जगह पर और सुरक्षित रहे आदमी के लिए आदमी की जगह, और सुरक्षित रहे आदमी के लिए आदमी की जगह। नींद में सिर्फ नींद होनी चाहिए, हाँ कुछ सपने हो सकते हैं, पर नींद में यात्राएं तो हरगिज न हो, पर नींद में यात्राएं तो हरगिज न हो। केवल भूगोल खगोल ही नहीं, कोई इतिहास को भी नहीं पार करे नींद में, कोई इतिहास को भी नहीं पार करे नींद में, जो कि आजकल कर रहे हैं लोग। पसीने से पसीना ही टपके खून नहीं, पसीने से पसीना ही टपके खून नहीं। आदमी की हंसी जैसी ही लगे। आजकल बहुत सारे आदमी हमें दिखाई देते हैं दूरदर्शन पर जिनकी हंसी आदमी की हंसी जैसी नहीं लगती, लेकिन है इच्छा तो है मन में कि आदमी की हंसी जैसी ही लगे। जैसे धरती पर रहे वैसे ही आदमी के भीतर भी सुरक्षित रहे आदमी की जगह, जैसे धरती पर रहे वैसे ही आदमी के भीतर भी सुरक्षित रहे आदमी की जगह। फिर पीठ पर पीड़ाओं की पोटली उठाए जब कहीं से चले कोई आदमी, तो किसी न किसी मोड़ पर उसे मिले स्वागत में बाहें फैलाए दूसरा आदमी, तो किसी न किसी मोड़ पर उसे मिले स्वागत में बाहें फैलाए दूसरा आदमी। कुछ ऐसे प्रतिस्थापित हो यह दुनिया कि कहीं से कहीं भी जाना किसी विस्थापन की तरह नहीं लगे, कि कहीं से कहीं भी जाना किसी विस्थापन की तरह नहीं लगे। ये 1998 की कविता है। बहुत धन्यवाद। और आज के समय को देखते हुए ही उसी संग्रह से, ये कुरुज से ही जो मेरा तीसरा संग्रह है, ये कविताएं चुनी है मैंने। एक छोटी सी और कविता, इन चुप्पियों का क्या करें। अब इतना चुप रहना पड़ता है घर में। अभी तो आप ये लाइव मिल गया है तो आपके सामने बकवास कर रहा हूँ, लेकिन घर में तो चुप बहुत रहना पड़ता है। तो समझ में नहीं आता है कि जो चुप्पी है इसका क्या करें।
लेकिन ये तो कविता 99 की है। अभी 19-20 साल बल्कि 21 साल बाद ही भी इन चुप्पियों को फिर से याद कर रहा हूँ। चीख और शोर के तो मायने निकाले जा सकते हैं, चीख और शोर के तो मायने निकाले जा सकते हैं, पर इन चुप्पियों का क्या करें, पर इन चुप्पियों का क्या करें जो पल के झुकाए सिर लटकाए ऐसे खड़ी है कि अपने चेहरे भी पढ़ने नहीं देती, कि अपने चेहरे भी पढ़ने नहीं देती। अर्थ निचोड़े शब्दों के इस युग में यह बहुत आसान है कि हम इन चुप्पियों पर एकदम चुप्पी साध लें, कि हम इन चुप्पियों पर एकदम चुप्पी साध लें। खूब चीखे चिल्लाएं कविताएं लिखे इनसे मुंह मोड़कर, खूब चीखे चिल्लाएं कविताएं लिखे इनसे मुंह मोड़कर। हजारों विषय पड़े हैं कविता के लिए, फिर इन चुप्पियों पर क्यों की जाए इतनी मगजमारी। हजारों विषय पड़े हैं कविता के लिए, फिर इन चुप्पियों पर क्यों की जाए इतनी मगजमारी। महज कविता लिखने से, महज कविता लिखने के लिए कोई क्यों झेले इतना तनाव, महज कविता लिखने के लिए कोई क्यों झेले इतना तनाव। अब जबकि पदों पुरस्कारों के लिए लिखी जाती है कविता, यह चुप्पा समाज भला क्या देगा किसी कवि को। अब जबकि पदों पुरस्कारों के लिए लिखी जाती है कविता, यह चुप्पा समाज भला क्या देगा किसी कवि को। उसके पास तो केवल चाहत होती है ऐसी कविताओं की, उसके पास तो केवल चाहत होती है ऐसी कविताओं की जो उसकी चुप्पियों का रहस्य खोल दे, जो उसकी चुप्पियों का रहस्य खोल दे। धन्यवाद। अब चलिए, होता तो है, होना तो ये चाहिए कि इन चुप्पियों पर कविता पढ़ के मैं भी चुप हो जाऊं। और पता नहीं कितना समय हुआ, शायद अभी समय बचा हुआ है थोड़ा, 2-4 एक कविता इसमें से मैंने और चुनी है, लेकिन इसे फिलहाल अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर समय बचेगा तो बाद में पढ़ूंगा, क्योंकि आजकल जो है मेरी कविताओं में ईश्वर बहुत आ रहे हैं और हर बार उनका विरोध ही हो रहा है, तो ज़्यादा ईश्वर का विरोध करना, ये कविता छोटे छोटे ईश्वर भी अंततः ईश्वर के विरोध में ही है, तो मैं इसने शीर्षक पढ़ दिया। इसको बाद में देखता हूँ, अगर समय बचा तो पढ़ूंगा, नहीं तो फिर कभी। ये कविता है पुरखों का दुख। चलिए इसे आप लोगों के साथ बांटते हैं। पुरखों का कोई दुख तो नहीं बांट पाया हमने, सुख भी नहीं बांटा, सिर्फ उसकी चर्चा करते हैं और चर्चा भी आप लोगों के साथ बांट लेते हैं, इसी में काम हो जाएगी। दादा की एक पेटी पड़ी थी टीन की, उसमें ढेर सारे कागजात के बीच जड़ी वाली एक टोपी भी थी, जड़ी वाली एक टोपी भी थी। जर जमीन के बंटवारे, जर जमीन के दस्तावेज बंटवारे की लादाबियां, उनकी लिखावट अच्छी थी। अपने ज़माने में खासे पढ़े लिखे थे दादा, तभी तो कैथी नहीं नागरी में लिखते थे। हमारे दादा की पीढ़ी में 2 तरह की लिपियां चलती थी। जो कुछ सामान्य पढ़े लिखे लोग होते थे, एक अलग लिपि, हमारे नाना जी को मैंने देखा है, दादा को तो देखा नहीं इधर लिखते हुए, तो वो लिखते थे, उसे कैथी लिपि कहते थे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसी सब जाति के लोग उसी लिपि में लिखते थे, लेकिन नाम एक जाति विशेष से उस लिपि की बनी थी। लेकिन हमारे दादाजी नागरी में लिखते थे, मैंने आज की जो हमारी लिपि है उसमें लिखते थे। उनका लिखा जो पढ़ा है, उनकी लिखावट अच्छी थी। अपने ज़माने के खासे पढ़े लिखे थे दादा, तभी तो कैथी नहीं नागरी में लिखते थे। उनमें कोई भी दस्तावेज नहीं था दुख का, उनमें कोई भी दस्तावेज नहीं था दुख का। दादा ने अपनी पीड़ाओं को कहीं भी दर्ज नहीं किया था। उनके ऐश्वर्य की कुछ कथाएं जरूर सुनाती थी दादी, कि कैसे टोपी पहनकर हाथ में छड़ी लेकर गांव में निकलते थे दादा। लेकिन दादी ने कभी नहीं बताया कि भादों में जब झड़ी लगती थी बरसात की और कोठी के पेंदे में केवल कुछ भूसा बचा रह जाता था, तब पेट का दोजख कैसे भरते थे, अन्न कैसे जुटाते थे दादा। नदी और चौर चांचर से घिरे इस गांव में अभी मेरे बचपन तक तो घुस आता था गंडक का पानी। अभी भी गंडक काफी बढ़ा हुआ है, हमारे इलाके में भयंकर बाढ़ है।
तो लेकिन बीच में बांध के कारण जो बाढ़ नियंत्रित था वो अब सब खत्म हो चुका है। तो मैं बचपन मेरे गांव तक तो घुस आता था गंडक का पानी, फिर दादा के गांव में कैसा रहा हो, दादा के बचपन में कैसा रहा होगा यह गांव, कैसी रही होगी यह नदी सदा नीरा। कभी जिसको पार करने से ही बदल गई थी संस्कृति, सभ्यता ने पा लिया था अपना नया अर्थ। जनक के कबीले ने ही सबसे पहले उस नदी को पार किया था और सारे उपनिषद और वेदांत उस नदी के पार वाले इलाके में ही रचे गए जनक के दरबार में। उसका संकेत है इसमें कि सभ्यता ने पा लिया था अपना नया अर्थ, और कुछ लिखा नहीं है और कुछ भी तो दर्ज नहीं है कहीं, फकत कुछ महिमा गानों के। हम महान यात्रिक कुल में के वंशज हैं, हमने ही बनाया था वैशाली का जनतंत्र। कोई 3000 वर्षों से बसे हैं हम सदा नीरा शालिग्रामी के तट पर। लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि बाढ़ और वर्षा की दया पर टिकी छोटी जोत की खेती से कैसे गुजारा होता था पुरखों का। क्या स्त्रियों और बेटियों को मिल पाता था भरपेट खाना? क्या स्त्रियों और बेटियों को मिल पाता था भरपेट खाना? बचपन में बीमार रहने वाले मेरे पिता बहुत पढ़ लिख नहीं पाए थे, वे तो जन्म से ही चुप्पा थे। हर समय सीने में नफरत और प्रतिहिंसा की आग धधकाए रहते थे और जो कभी भभूका उठता था तो पूरा घर झुलस जाता था। उनकी पीड़ा थी कोसी की तरह प्रचंड वेगवती, जिसे भाषा में बांधने की कभी कोशिश नहीं की उन्होंने, जिसे भाषा में बांधने की कभी कोशिश नहीं की उन्होंने। मैंने माँ की आंखों और पिता की चुप्पी में महसूस किया था जिस दुख को अचानक उसे अपने रक्त में बहते पाया, अचानक उसे अपने रक्त में बहते पाया। यह किसी भी अन्य नदी से ज्यादा प्राचीन है वेदना की नदी, किसी भी अन्य नदी से ज्यादा प्राचीन है वेदना की नदी, जो समय की दिशा में बहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी, पुश्त दर पुश्त। दुख का निदान, दुख का कारण और निदान ही तो ढूंढने निकले थे बुद्ध, दुख का कारण और निदान ही तो ढूंढने निकले थे बुद्ध। वे तो मर खप जाते ढोंगेश्वर की गुफाओं में कि उनके दुख को करुणा में बदल दिया सुजाता की खीर ने, उनके दुख को करुणा में बदल दिया सुजाता की खीर ने। धन्यवाद। और इस संग्रह की जो दूसरी कविता है माफीनामा, बहुत ज़रूरी कविता मुझे लगती है, लेकिन अभी हाल ही में इसका पाठ किया गया है, तो मुझे लगता है कि इसको भी फिलहाल छोड़ते हैं, देखेंगे कि अगर कुछ समय बच गया तो। और इस छोटी कविताओं वाले संग्रह से एक छोटी कविता दुख के क्रम में ही पढ़ना चाहता हूँ। और उस कविता में एक पंक्ति है जो मुझे पिछली कविता में मुझे तो बहुत बार बार उसको लिखते हुए भी बहुत ध्यान गया था और आता है, और आपका भी ध्यान गया होगा कि क्या स्त्रियों और बेटियों को भी मिल पाता था भरपेट खाना। असल में जब कम होता है भोजन और तो सबसे ज़्यादा संकट स्त्रियों पर ही होता है। जो कुछ भी अभाव जब आता है किसी परिवार में तो उसका बोझ सबसे ज़्यादा स्त्रियों पर होता है, और जब समृद्धि आती है, ऐश्वर्य आता है, तो उसका लुत्फ सबसे ज़्यादा पुरुष उठाते हैं। ये हमारे समाज की शाश्वत विडंबना है। इस शाश्वत विडंबना को तोड़ने का समय तो आ चुका है, लेकिन उसका एक संकेत है। तो एक ये चर्चा हमने इसलिए कर दी कि ये छोटी कविता भी दुख के बारे में ही पढ़ने जा रहा हूँ। शीर्षक ही है दुख। 211 की इधर की कविता है यह। दुख इतना था उसके जीवन में कि प्यार में भी दुख ही था। दुख इतना था उसके जीवन में कि प्यार में भी दुख ही था। उसकी आंखों में झांका, दुख तालाब के जल की तरह ठहरा हुआ था। उसकी आंखों में झांका, दुख तालाब के जल की तरह ठहरा हुआ था। उसे बाहों में कसा, पीठ पर दुख दागने के निशान की तरह दिखा। उसे चूमना चाहा, दुख होठों पर पपड़ियों की तरह जमा था। दुख होठों पर पपड़ियों की तरह जमा था। उसे निर्वस्त्र करना चाहा। उसने दुख पहन रखा था जिसे उतारना संभव नहीं था। उसने दुख पहन रखा था जिसे उतारना संभव नहीं था। बहुत धन्यवाद।
और मैं नए संग्रह से कुछ कविताएं, चूंकि फरमाइश भी हमारे कुछ मित्रों की इसी संग्रह की कविताओं की थी, तो इसलिए ज़्यादा मतलब 3 कविताएं हैं और मुझे लगता है कि उसी में समय समाप्त हो जाएगा। अब हम कोई बातचीत करने और कुछ भी करने से भी बच जाएंगे, तो पहले 2 तो पढ़ ही देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कितना समय बचता है। बेरोजगार पिता की बेटी। बेरोजगार पिता है की बेटी लिखना थोड़ा लगता है कि बेरोजगार की बेटी ही लिखना चाहिए, लेकिन मुहावरा बनता नहीं है। मतलब जिस संवेदना को हम लाना चाह रहे थे उसमें ये लिखना जरूरी हो गया, बेरोजगार पिता की बेटी। उसकी आंखों में हमेशा एक उजाड़ होती है, उसकी आंखों में हमेशा एक उजाड़ होती है, जेठ की गर्मी में झुलसी हुई झाड़ियों और खरपतवारों वाली तपती भूमि जैसी व्याकुल निर्जनता। बाल रूखे रूखे होते हैं और चेहरे पर झाइयों की उदासी। बाल रूखे रूखे होते हैं और चेहरे पर झाइयों की उदासी। वह न जोर से बोलती है न दूर तक देखती है। पुराना स्कूल ड्रेस मटमैला हो चुका है, जिसे वह शिक्षकों और सहपाठियों की ही नहीं अपनी नजरों से भी बचाती है। जिसे वह शिक्षकों और सहपाठियों की ही नहीं अपनी नजरों से भी बचाती है। थैला अपनी चमक और रंग खो चुका है, उसमें जगह जगह टांके लग चुके हैं। जूतों की बस पांव में टिके भर रहने की हैसियत बची होती है। जूतों की बस पांव में टिके भर रहने की हैसियत बची होती है। थैला रंग खो चुका होता है, उसमें जगह जगह टांके लग चुके होते हैं। जूतों की बस पांव में टिके रहने भर की हैसियत बची होती है। वह सबके बीच चलती है, सबसे छिपती हुई। वह सबके बीच चलती है, सबसे छिपती हुई। उसे दौड़ना और गिरना मना है। ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। फट जा सकता है स्कर्ट, टूट जा सकता है थैले का फीता या जूते का तल्ला। सबसे अलग जाकर खोलती है अपना पुराना टिफिन। कभी कभी तो जरूरी एकांत के अभाव में अनखुला ही रह जाता है। वह भूख से कहीं ज्यादा लोगों की नजरों से डरती है। वह भूख से कहीं ज्यादा लोगों के नजरों से डरती है। समय पर फीस नहीं जमा करने के लिए अक्सर सुनती है झिड़कियां। कभी कभी आ जाती है नाम कटने की भी नौबत। तब समझदार माता पिता कुछ करते हैं, उसे झाड़ू पोछा के काम में लग जाने से बचा लेते हैं। वह कभी कभी बगल में बैठी किसी बच्ची से पानी मांगती है। पानी उसके पास होता है तब भी कातरता उसके चेहरे पर इस तरह छलक रही होती है कि अक्सर छुपाने के चक्कर में वह खुद उसमें छुप जाती है। कातरता उसके चेहरे पर इस तरह छलक रही होती है कि अक्सर छुपाने के चक्कर में वह खुद उसमें छुप जाती है। बेरोजगार पिता की बेटी के जीवन में सब कुछ तदर्थ है। बेरोजगार पिता की बेटी के जीवन में सब कुछ तदर्थ है। कल का कुछ भी पता नहीं। वर्तमान ही इतना त्रासद है तो भविष्य की ओर क्या देखे। वर्तमान ही इतना त्रासद है तो भविष्य की ओर क्या देखे। फिर भी कभी कभी वह सोचती है कि शायद उसके पिता को मिल जाए कोई काम, उसके घर में भी आ जाए कुछ पैसे। बरसात नहीं तो छींटे ही सही। ऐसा कुछ सोचकर कभी कभी खुश हो लेती है। बेरोजगार पिता की बेटी कभी कभी खुश हो लेती है। बेरोजगार पिता की बेटी। धन्यवाद। और इच्छा तो हो रही है कि इसके बाद कुछ ना पढ़ूं। मित्रों, इसी क्रम में एक कविता पढ़ता हूं। पिता की चुप्पी। मां की मृत्यु के बाद चुप रहने लगे थे पिता, और उनकी
मुझे बड़ा होने में बहुत वक्त लग रहा था और उनकी चुप्पी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। माँ की मृत्यु के बाद चुप रहने लगे थे पिता। मुझे बड़ा होने में बहुत वक्त लग रहा था और उनकी चुप्पी थी कि बढ़ती ही जाती थी। दिन उन दिनों बहुत धीरे धीरे बीत रहे थे। दिन उन दिनों बहुत धीरे धीरे बीत रहे थे। मैं चौथी में था जब माँ मरी थी। 5वीं पास करते करते तो लगा जैसे एक युग बीत गया। 5वीं पास करते करते तो लगा कि जैसे एक युग बीत गया। मैं अपना अकेलापन दिवा सपनों में बिताता था। मेरी एक ख्याली दुनिया थी जिसमें सब कुछ वैसे ही होता था जैसे मैं चाहता था। मेरी एक ख्याली दुनिया थी जिसमें सब कुछ वैसे ही होता था जैसे मैं चाहता था। लेकिन पिता अपना अकेलापन कैसे काटते थे कभी पता नहीं चला। उस स्त्री का भी कुछ ठीक पता नहीं चला जिसे उन्होंने माँ के गहने दे दिए थे। संभव है वह कोई रही ही न हो। संभव है वह कोई रही ही न हो। धीरे धीरे हमारे बीच कम होते जा रहे थे संवाद। धीरे धीरे हमारे बीच कम होते जा रहे थे संवाद। तभी लगा वे औरों के सामने भी बहुत कम बोलने लगे थे। उनकी चुप्पी कभी कभी चीखने चिल्लाने या जली कटी सुनाने के लिए ही टूटती थी। शुरू शुरू में उन बातों से दुख पहुंचता था। मेरा दिमाग शिकायतों से इस हद तक भरा होता था कि उनके दुख या चुप्पी की व्याख्या के लिए कोई जगह ही नहीं बची होती थी। जीवन जैसे जैसे अपना अर्थ पाने लगा पिता अर्थहीन होते चले गए। जीवन जैसे जैसे अपना अर्थ पाने लगा पिता अर्थहीन होते चले गए। हमारे संवाद पहले संबोधनहीन हुए, फिर शब्दहीन, और अब तो कुछ ऐसा है कि कविता में भी उन्हें बाबूजी नहीं कह पा रहा हूँ। अब तो कुछ ऐसा है कि कविता में भी उन्हें बाबूजी नहीं कह पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उनकी बढ़ती दयनीयता का एहसास नहीं था, लेकिन तब भी वे पिता ही लगते थे। मेरे बचपन के कोमल गालों पर चांटा जड़ने वाले हाथ भला याचक की तरह कैसे फैले कैसे दिख सकते थे। मैं तो शिकायतों और सवालों के हिसाब ही लगाता रहा कि एक दिन चल बसे पिता चुप्पी और चिल्लाहट के बीच की अपनी भाषा को अशब्द छोड़कर। मैं तो शिकायतों और सवालों के हिसाब ही लगाता रहा कि एक दिन चल बसे पिता चुप्पी और चिल्लाहट की भाषा के बीच की अपनी भाषा को अशब्द छोड़कर। 80 से कुछ अधिक का लंबा जीवन था मिला था उन्हें। 80 से कुछ अधिक का लंबा जीवन था मिला था उन्हें। केवल अंतिम कुछ महीने वे बीमार रहे, वह भी दिमागी रूप से। हालांकि उस दौरान वे खूब बोलने लगे थे। कभी कभी मेरा नाम लेकर भी पुकारते थे जैसे बचपन में पुकारा होगा। उनके बोलने का तब भला क्या मतलब रह गया था जब हम सब उनके चुप होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। उनके बोलने का तब भला क्या मतलब रह गया था जब हम सब उनके चुप होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी मृत्यु के 12 वर्ष बाद जब मैं भी कर गया हूँ 60 पार और धीरे धीरे होता जा रहा हूँ चुप। जब मैं भी कर गया हूँ 60 पार और धीरे धीरे होता जा रहा हूँ चुप। कुछ समझ में आने लगी है पिता की चुप्पी। कुछ समझ में आने लगी है पिता की चुप्पी। बहुत धन्यवाद। और राजीव रंजन जी, आप लिखें समय कितना बचा है, क्योंकि मैं उधर से देखूं। मुझे लगता है कि एक कविता जो इस संग्रही का, मैं 3 कविताएं चुनी थी मैंने, उसको पढ़ देता हूँ। अपने तमाम डिटेल्स के बावजूद ये भी एक तरह की मार्मिक कविता ही है, और मैं ये सोच रहा था कि मार्मिक कविताओं के पाठ से अंत न करूं, लेकिन शायद अभी कोई राह नहीं दिख रही है जल्दी। और कोई फरमाइश आप मित्रों की आ जाए तो हम उसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं, अन्यथा मैं इसी का पाठ करता हूँ।
फुटपाथ पर सोने वाले, ये सलमान खान जब फुटपाथ पर सोने वालों के कुचले जाने के मुकदमे से बरी हुए थे जिस दिन, उसी रात में मैं बहुत व्यथित था और उसी रात में कविता लिखी थी। उनके अरमान तो पहले ही कुचल दिए गए थे, उनके अरमान तो पहले ही कुचल दिए गए थे जब वे आए थे फुटपाथ पर सोने। बचे थे शायद थोड़े सपने जिनके बल पर वे टिके हुए थे इस क्रूर महानगर में। बचे थे थोड़े शायद उनके सपने जिनके बल पर वे टिके हुए थे इस क्रूर महानगर में, जो कभी सोता नहीं है, जो कभी सोता नहीं है, और जहां सोना सबसे महंगा और सबसे कठिन काम है, जहां सोना सबसे महंगा और सबसे कठिन काम है, जहां बेल्ट हिलाने पर मिलता है अकूत धन और हथौड़े चलाने पर बस 4 रोटियां, जहां बेल्ट हिलाने पर मिलता है अकूत धन और हथौड़े चलाने पर बस 4 रोटियां। वे कभी इतना नहीं कमा पाते थे कि पीठ के नीचे आ सके खटिया, फिर भी वे कुत्ते नहीं थे, फिर भी वे कुत्ते नहीं थे, भौंकते नहीं थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े शराबियों को देखकर चुपचाप पड़े रहते थे एक ओर अपनी थकान के बिस्तर पर, चुपचाप पड़े रहते थे एक ओर अपनी थकान के बिस्तर पर। जब मारे गए तभी पता चला कि वे थे, जब मारे गए तभी पता चला कि वे थे, अन्यथा क्या प्रमाण था उनके होने का। किसी दफ्तर में उनकी हाजिरी नहीं लगती थी, देश ने उन्हें सिर्फ मतदाता होने की पहचान दी थी, देश ने उन्हें सिर्फ मतदाता होने की पहचान दी थी। और कुछ पंक्तियां यहाँ ब्रैकेट में है, उसे भी पढ़ देता हूँ। जो मुआवजा मिला उससे तो घायलों का इलाज भी संभव नहीं था, फिर भी लड़ते रहे उनके परिजन, बस एक अदने सिपाही की गवाही के बल पर, जिसे गरीबों का पक्ष लेने की ऐसी सजा मिली कि नौकरी क्या जीना भी मुहाल हो गया। किसी व्यक्ति ने नहीं, व्यवस्था के बुलडोजर ने उसे कुचल दिया। वो सिपाही जो गवाह था वो मारा गया था, जिसकी चर्चा एक गद्य में थोड़ी सी है बीच में। फिर कविता आती है, देश में उन्हें सिर्फ मतदाता होने की पहचान दी थी। अदालत को अच्छी तरह पता था कि उसे कुछ नहीं पता था, अदालत को अच्छी तरह पता था कि उसे कुछ नहीं पता था। फकत 13 साल लगे यह जानने में कि सब कुछ दरअसल कुछ नहीं था। फकत 13 साल लगे यह जानने में कि सब कुछ दरअसल कुछ नहीं था। इतने ही साल लगे हाशिमपुरा में, इतने ही इससे कुछ अधिक बथानी टोला में। अंततः इन सबके हत्यारे उसी तरह से बड़ी हो गए थे। अदालतें जानती है नूरुल खान और सलमान खान का फर्क। नूरुल खान वो था जो कुचला गया था, जो मारा गया था, उसमें से एक का नाम नूरुल खान था। अदालतें जानती है नूरुल खान और सलमान खान का फर्क। कानून अंधा नहीं होता, बस उसकी आंखें चुंधियाई रहती है अमीरी की चकाचौंध से, बस उसकी आंखें चुंधियाई रहती है अमीरी की चकाचौंध से। वह दलीलों को न्याय के तराजू पर रखकर डंडी मारना जानता है, वह दलीलों को न्याय के तराजू पर रखकर डंडी मारना जानता है। न्याय का काम हर हाल में रंगीन दुनिया को बचाना है। अंधेरी दुनिया में भला बचाने के लिए क्या है, अंधेरी दुनिया में भला बचाने के लिए क्या है। लोग संसद को देखते हैं या सुनहरे पर्दे को या धर्म की ध्वजाओं को। लोग तो बस संसद को देखते हैं या सुनहरे पर्दे को या धर्म की ध्वजाओं को। वो पर्दे पर हजारों गरीबों की जिंदगियां बचा चुका है, वो पर्दे पर हजारों गरीबों की जिंदगियां बचा चुका है। असली जीवन में 2-4 को कुचल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। पर्दों पर हजारों गरीबों की जिंदगियां बचा चुका है, असली जीवन में 2-4 को कुचल दिया तो भला क्या फर्क पड़ता है। बाजार के विराट उत्सव में फुटपाथ की गुमनाम जिंदगियों का, बाजार के विराट उत्सव में फुटपाथ की गुमनाम जिंदगियों का भीतर सब कुछ जितना बदरंग हो, पर्दे पर गाढ़ा रंग चढ़ना चाहिए, पर्दे पर गाढ़ा रंग बचा रहना चाहिए। जिस स्त्री को उसने सरेआम थप्पड़ मारा था, जिस स्त्री को उसने सरेआम थप्पड़ मारा था, वह भी ब्लॉग लिख कर दे रही है शुभकामनाएं। एकजुटता दिखा रहा है पुराना प्रतिद्वंदी।
घर आकर ढाढ़स बढ़ा रहा है पाखंडी, ट्विटर पर प्रवचन दे रहा है सबसे बड़ा ढोंगी, बचाव की दलीलें पेश कर रहा है पोंगा भट्ट। आदमी की मौत को कुत्ते की मौत बता रहा है असफल गवैया अभिजीत, उसका गाना कभी नहीं सुना, अब भौंकना सुन रहा हूँ, हे प्यारे कुत्तों, उसे बिरादरी बदल कर HMT के पुराने रिकॉर्ड पर बिठा दो। उनके समर्थकों के बारे में ये भी थोड़ा गद्दी है जो पोस्टक में है। कानून की धज्जियां उड़ाकर पैसे बटोरने वाले अधिवक्ताओं, खुद पर फक्र करो, तुमने किसी मुद्दई को नहीं मनुष्यता को पराजित किया है। तुमने किसी मुद्दई को नहीं मनुष्यता को पराजित किया है। अब किसी को डर नहीं है, लौट आए हैं बेल्ट हिलाने के दिन, और ज्यादा लहू से लथपथ होंगे फुटपाथ, और ज्यादा मारे जाएंगे सोने वाले, और ज्यादा लहू से लथपथ होंगे फुटपाथ, और ज्यादा मारे जाएंगे वहां सोने वाले। साल दर साल और ज्यादा बिकेंगी मोटे चक्कों वाली गाड़ियां, ज्यादा परोसी जाएंगी जिंदा मुर्दा गोश्त के साथ महंगी शराबें। उतने ही ज्यादा बेबस होंगे लोग, सोएंगे फुटपाथों पर और मारे जाएंगे। उतने ही ज्यादा बेबस होंगे लोग, सोएंगे फुटपाथों पर और मारे जाएंगे। चक्कों के नीचे उनके सीने का कुचलना किसी कद्दू के फटने से ज्यादा मायने नहीं रखता। चक्कों के नीचे उनके सीने का कुचलना किसी कद्दू के फटने से ज्यादा मायने नहीं रखता। एक अंधेरे से उठेंगी चीखें रुलाइयां और दूसरे अंधेरे तक चली जाएंगी। एक अंधेरे से उठेंगी चीखें रुलाइयां और दूसरे अंधेरे तक चली जाएंगी। फिर भी फुटपाथ पर सोने वाले बंद नहीं करेंगे फुटपाथ पर सोना। कोई बड़ा स्वप्न नहीं हो तब भी मरते नहीं हैं छोटे छोटे सपने, तब भी मरते नहीं हैं छोटे छोटे सपने। और ये शायद अंतिम कविता है सबसे भर के संग्रह का। मित्रों, समय हो चुका है और ये जो आज का लाइव चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा अत्याचार तो श्रोता मित्रों पर ही होता है। 1 घंटे का कार्यक्रम 1.5 घंटे हम लोग खींच देते हैं, प्राय हर बार करते हैं। और लोग मित्र भी हैं जो मित्रता में प्रेम में बंधे हुए मित्र हैं, वो सब ये सब झेल लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ना झेलना पड़े। आज ये 1 घंटे में लगभग अभी 2-3 मिनट या 4 मिनट बचा होगा जो हम आभार प्रकट करने में खत्म करेंगे। और इसके साथ ही ये कार्यक्रम आज के लिए समाप्त होगा। चूंकि इस चैनल से कुछ ऐसा रिश्ता है कि हम आगे भी इस पर आ सकते हैं, आगे भी बातें कर सकते हैं। जो बातें आज छूट गई हैं, जो बातें की जानी चाहिए, जो बातें फिर हम फोन से एक दूसरे मित्रों से करते रहेंगे, वो सारी बातों को भी फिर से लाइव में आपके सामने ला सकते हैं। सिर्फ ला सकते हैं मैं कह रहा हूँ, मैं ला सकता हूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं भी लाऊंगा और हमारे और मित्र भी आके उसके माध्यम से है। एक बहस है, सिलसिला है, ये चीज़ें चलती रहेंगी, चलती रहनी चाहिए। जिसको नहीं चलना चाहिए वो कोरोना है, लेकिन वो भी चल ही रहा है और पता नहीं वो कब खत्म होगा, कब कैसे क्या होगा। और हमारे लिए तो मुझे लगता है कि भाई हमारे पास क्या है, दो चीज़ों से अगर वंचित कर दो तो मनुष्य चाहे जिंदा रह जाए मनुष्य के रूप में, कभी तो जिंदा नहीं रह सकता ना, स्पर्श और अभिव्यक्ति, इसके बगैर तो हम जीवित नहीं रह सकते। और ये दोनों चीज़ें प्रतिबंधित हो गई है। स्पर्श को तो कानूनन प्रतिबंधित कर दिया गया है कि 2 गज की दूरी बना के रहें, आप किसी को छू भी नहीं सकते हैं वो। और व्यक्ति तो हम आभासी कर ले सकते हैं, जब हम मिल ही नहीं पाएंगे, घर से बाहर निकलना ही नहीं है तो संवाद कैसे संभव है। तो ये 2 ऐसे कष्ट हैं जिसमें मुझे काफ़ी मुझे क्या सबको, हम तमाम मित्रों को लगता है कि कई तरह के कष्ट हमें दिए हैं। और अंत में बस समाप्त करते हुए सामने हमारे कुछ मित्र दिखाई भी दे रहे हैं, और होता जी भी, श्री प्रकाश जी भी, नील उपाध्याय जी भी और मीता जी भी दिखाई दे रही हैं, सुहाता जी भी, और भी लोग होंगे, सुनान समीर दिख रहे हैं, बाकी भी लोग होंगे लेकिन अब दिख नहीं रहे हैं। इधर से देखने पर थोड़ा वो राजीव रंजन तिवारी है, प्रेमचंद अनिमेश भी हैं। अनिमेश जी इन चीज़ों में तो दिखाई नहीं देते आजकल, लेकिन वो तो अपनी दुनिया लिखने पढ़ने में रहते हैं। लेकिन लगता है कि मेरा प्रेम
उनको खींच लाया है साहब, जो हमारे साथ आ गए हैं। वो अनिल हाथू जी भी हैं, अर्चना अग्रवाल जी, इतने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। आप इन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अभी उमेश पंकज जी दिख गए, अभी तक दिख नहीं रहे थे आप, इसलिए आपका नाम नहीं लिया था। तो धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत। और वो 3 पंक्तियों वाली छोटी कविता पढ़ देता हूँ। अब शिवप्रकाश जी को बहुत पसंद है, और कई बार उन्होंने पढ़ा है, तो मुझे संकोच भी हो रहा है कि उसका क्यों पाठ करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अंत उसी से करना चाहिए मुझे। 3 पंक्तियों की, कोरोना त्रिपदी, 3 पंक्तियों के कारण त्रिपदी नाम दिया है हमने। एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था, एक तुम्हारा स्पर्श ही तो था, कि जिसके होने से होती थी मुझे, कि जिसके होने से होती थी ईश्वर की अनुभूति। कोरोना ने मुझे निरीश्वर कर दिया, कोरोना ने मुझे निरीश्वर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को जो आए, और हमारे इस आयोजन के प्रेरणा स्रोत मेरे उपाध्याय जी को भी, और आयोजन करने वाले हमारे दोनों बंधु राजीव रंजन तिवारी और संजीव कुमार तिवारी जी को, आप दोनों को का बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।